हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आहिल स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल। गुप्त काल जिसकी ईस्वी है 319 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक के काल को जो है हम लोग गुप्त काल के नाम से जानते हैं। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गुप्त काल। गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में श्री गुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में श्री गुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त द्वारा की गई। ये देख लिएगा दोस्तों, गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में श्री गुप्त ने की थी, लेकिन गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। ठीक है। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाराज धीराज की उपाधि धारण की। आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक व गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट क्या थे? खगोल वैज्ञानिक और वह गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट जो थे वह गुप्त वंश के समकालीन थे। आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे? तो आर्यभट्ट जो थे वह गुप्त वंश के समकालीन थे। गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। गुप्त राजवंश के शासक स्कंदगुप्त ने क्या किया था? तो हुनों के आक्रमण को रोका था। मतलब हुनों से किसने आक्रमण किया? हुनों के साथ किसने लड़ाई किया? तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने। ठीक है। हुनों के साथ किसकी लड़ाई हुई थी? तो स्कंदगुप्त के साथ लड़ाई हुई थी। ठीक है। गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश में क्या था कि कला एवं स्थापत्य के लिए यह प्रसिद्ध माना जाता था। अजंता व एल्लोरा, ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, अजंता व एल्लोरा की कलाकृतियाँ जो है वह किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। अजंता व एल्लोरा की कलाकृतियाँ जो थी वह गुप्त काल से संबंधित है। कालिदास जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के राजदरबारी कवि थे। कालिदास जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है। तो कालिदास किसके राजदरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी जो वह किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता चित्रकारी जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है। एरन अभिलेख का संबंध जो है वह संबंध भानुगुप्त शासक से है। दोस्तों यह वन लाइनर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको वन बाय वन आप लोग अच्छे से इसको पढ़ें, अच्छे से इसको याद कर ले, क्योंकि आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीनी यात्री कौन? फहियान जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आए। फहियान जो थे चीनी यात्री वह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आए थे। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो गुप्त युग को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। समुद्रगुप्त को गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कविराज के नाम से भी जाना जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन के नाम से भी इसको जाना जाता है। मतलब भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को अन्य भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु थे। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता विष्णु थे। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ 4वीं सदी में बनाया से निर्मित हुआ है। दिल्ली में जो लौह स्तंभ है जो वो किस सदी से निर्मित है? 4वीं सदी से। फहियान द्वारा लिखित ग्रंथ को किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो फोकवोकी में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है।
फहियान द्वारा लिखित ग्रंथ फोकवोकी में क्या है, वो बौद्ध धर्म की सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। अमरकोश, अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना अमर सिंह ने की। याद रखिएगा दोस्तों, अमरकोश की नामक ग्रंथ की रचना अमर सिंह ने की। हरिसेन, हरिसेन जो थे वह समुद्रगुप्त का क्या था, राज दरबारी कवि। याद रखिएगा दोस्तों, इससे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कालिदास जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबारी कवि थे, वैसे ही हरिसेन जो थे वह समुद्रगुप्त के क्या थे, राज दरबारी कवि थे। हरिसेन जो थे वह समुद्रगुप्त की राज दरबारी कवि थे। कुमार संभव, कुमार संभव महाकाव्य, कुमार संभव महाकाव्य को किसने लिखा है, तो कालिदास ने लिखा है, मतलब कालिदास ने रचा है उसको। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में हुई, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में हुई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई, तो गुप्त युग में हुई। गुप्त काल में भू राजस्व की दर की उपज जो थी वह कितनी थी, तो 6ठा भाग था। गुप्त काल में भू राजस्व दर की उपज जो था वह 6ठा भाग था। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त युग की विशेषता है। नगरों का जो क्रमिक पतन जो है वह किसकी विशेषता है, गुप्त युग की विशेषता है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक क्या दिए, ग्राम अनुदान में दिए। गुप्त वंश के जो शासक थे, शासकों ने क्या किए, मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिए। महरौली स्थित, महरौली स्थित जो लौह स्तंभ है वह किसकी स्मृति है, चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में है। ठीक है। कालिदास द्वारा रचित मालवी काग्निमित्र, मालवी काग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र था। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है, तो प्रयाग अभिलेख में है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है, तो वह प्रयाग अभिलेख में है। बाल विवाह प्रथा, बाल विवाह की प्रथा जो है किस गुप्त युग में ही आरंभ हुई। बाल विवाह की प्रथा जो है वह गुप्त युग में ही आरंभ हुई। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है, तो एरन अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा प्रथम अभिलेख एरन अभिलेख से मिलता है। याद रखेंगे दोस्तों, यह भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एरन अभिलेख से जो है वह सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ है, भयाना, भयाना जो भरतपुर से प्राप्त हुआ है। कुमारगुप्त गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया, तो कुमारगुप्त ने बनवाया। ये भी याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नालंदा विश्वविद्यालय को जो किसने बनवाया था, तो कुमारगुप्त शासक ने बनवाया था। इसलिए कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो रूपक कहा जाता था। इसको भी दिमाग में याद कर लीजिएगा दोस्तों, इस चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, रूपक कहा जाता था। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम की गिनती विश्व के 100 कृतियों में की जाती है। गणित की दशमलव प्रणाली, गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे है, मौर्य युग को है दिया जाता है। आर्यभट्ट ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। आर्यभट्ट ने गणित को एक क्या किया, पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीकतम का संबंध किससे है, चिकित्सा से है। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो रामगुप्त का। रामगुप्त ने क्या किया था, तांबे के सिक्के को सर्वप्रथम जारी किया था गुप्त काल में। मिहिर कुल का संबंध किससे है, तो मिहिर कुल का संबंध हुन से है, हुन से है। मिहिर कुल का संबंध जो है वह हुन से है। चंद्रगुप्त राजा ने क्या किया, विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त किया। समुद्रगुप्त ने कितने राज्यों पर प्राप्त किया विजय, तो 12 राज्यों पर विजय प्राप्त किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत
की स्थापना कब की? 319 ईस्वी में की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना 319 ईस्वी में की। गुप्त संवत एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? 241 वर्ष का अंतर है। ये भी दोस्तों याद कर लीजिएगा, गुप्त संवत एवं शक संवत में जो है 241 वर्ष का अंतर है। गुप्त संवत के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा है? भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। यह कहा किसने है? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। ठीक है। गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र पाटलिपुत्र, उज्जैनी थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त है। सती होने का प्रमाण, प्रथम बार प्रमाण, सती होने का प्रथम प्रमाण जो है वह कब मिला? 510 ईस्वी में मिला। सती होने का प्रथम प्रमाण जो है वह 510 ईस्वी में मिला। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो आर्यभट्ट ने लिखा है। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ जो है वह किसने लिखा है? तो आर्यभट्ट ने लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 415 से लेकर के 454 ईस्वी में हुई नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम आगे भी यह सीरीज़ लेकर आते रहेंगे वन लाइनर की। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।